हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका निखिल सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। दोस्तों, ऐसा कि आपको पता है अब तक मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दे दी है और आज हमारा बारी उसी क्रम में आगे बढ़ने का और ये है हमारा क्लास 10 हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसे आज हमें पढ़ना है इटली का एकीकरण। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक, यानी कि एकीकरण का क्या मतलब होता है? तो एकीकरण का मतलब होता है सबका यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है संघ। ठीक, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका परिवार है और आपके परिवार में 5 सदस्य हैं। 5 में 2 जन एक साथ हैं, 3 जन एक साथ हैं। लोगों में क्या है? बंटवारा है ना। तो उन्हीं का मिलना, उन्हीं का एक होना, ये हमारा क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। आपने सुना होगा ना, मूवीज भी देखे होंगे, बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन। ठीक, तो बिगिनिंग मैंने कर दी है, हर कंक्लूजन पर मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ऐसे ही फॉलो करते रहें। दोस्तों, ऐसा कि आपको पता है, तक मैं आपको सोशल साइंस की वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स देकर के आता हूं। जो कि मेरा पहला चैप्टर अभी चल रहा था, वो था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें मैंने आपको पहले तो मैंने इसका आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे करके बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको उसको समझाया हुआ था। ठीक, जिसमें कि मैंने आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का। फिर सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ था कि मतलब फ्रांस में जो राष्ट्रवाद है उसके क्या रीजन थे, फ्रांस में राष्ट्रवाद क्यों हुआ था, फ्रांस में राष्ट्रवाद किसके द्वारा हुआ था, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, और मैं इसे क्यों बार बार इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर ये यूनिफिकेशन जो वर्ड आप लेकर के आए, फिर एकीकरण का जो वर्ड लेकर के आए हैं ये क्या है? तो मैं आपसे बोलूँगा दोस्तों, अगर आज का टॉपिक आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक मोटिवेशन जिससे मिलता है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी नॉलेज, वो सारी चीज़ें मैं दे सकूँ जो कि आपको पता होनी ही चाहिए इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारा जो एकीकरण का शब्द इस्तेमाल हुआ है, या फिर हम ये कह लें कि यूज हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है। जैसे कि हम बात करें इटली का, कहाँ का बात करें? इटली का। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था इटली कहाँ का शहर है, देश है, हम बोल सकते हैं, तो यूरोप का देश है। इटली कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। यूरोप क्या एक कंटिनेंट है जिसके अंदर 45 कंट्रीज आते हैं, ये हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया हुआ था। फिर क्या होता है कि यूरोप के बाद मैंने इससे पहले मुझे फ्रांस पढ़ाया था। क्या पढ़ा था? फ्रांस के बारे में मैंने पढ़ाया था ना, फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, मैंने पढ़ाया था। तो फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। और इटली का कैपिटल क्या है? रोम। इटली कैपिटल क्या है? रोम। ठीक, तो अब मैं इसका बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि ये दो चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पढ़ाऊंगा। और ये 1859 से लेकर के 1870 के बीच में हुआ था, यानी कि 11 साल तक ऐसा हुआ था कि इसके एकीकरण में समय लग गया था। तो आप बोलोगे सर आप मुझे बताओ कि एकीकरण क्या है। पहले आपने ये समझ लिया कि यूरोप का एक कंट्री इटली है। ठीक, एकीकरण का मतलब क्या होता है, यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपको पता है यूनिफिकेशन मिलकर किससे बना? यूनियन शब्द आप जानते हैं ना। यूनियन का अर्थ होता है संघ से। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझा दूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी ज्वाइंट फैमिली है। क्या है? आपकी ज्वाइंट फैमिली है। ठीक, लेकिन आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिली होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर से समझाऊँ। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि सब लोग एक साथ एक घर में रहना पसंद करते थे। आज के समय में क्या हो गया? लोग शिक्षा ज़्यादा लेने लगे हैं, उच्च शिक्षा होने लगी है, तो लोग क्या किए हैं? जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए बाहर निकलने लगे। कहाँ बाहर निकले? घर से बाहर जाने लगे। ठीक, तो वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक घर के अंदर आपके पापा 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। ठीक, अब चारों लोग अपने अपने परिवार को लेकर के अलग रह रहे हैं, यानी एक भाई अपना घर अलग बनवा लिया, दूसरा अलग, तीसरा चौथा कैसे बनवा लिया। तो क्या होता है कि ये लोग एक तरीके से अलग है ना, अलगाववाद है ना इनके में, सब लोग अलग अलग एक दूसरे से, एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन या फिर एकीकरण का मतलब यही होता है कि इन चारों लोगों का मिलना। इन चारों लोगों का क्या होता है? मिलना। यानी कि देखिए, अब चार लोग अलग अलग कैसे हो सकते हैं? उनके अंदर किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद रह सकता है। ठीक, उसके बाद फिर लोगों के मन में ये रहता है कि यार
मेरा विचार तो ये करता है लेकिन इनका विचार ये है। तो लोगों में मतभेद का अर्थ क्या होता है कि इनके विचार दूसरे हैं और उनका विचार दूसरा है, ठीक। तो आपस में उन लोग के क्या है, बनती नहीं, जिसके कारण लोग दूर दूर है। तो इटली का जो एकीकरण हुआ, इटली के साथ ऐसा ही हुआ। इटली के अंदर टोटल 13 राज्य थे, इटली राज्यों में बटा हुआ था। तो इटली के अंदर टोटल कितने राज्य थे, तो 13 राज्य थे, 13 स्टेट्स थे, हम कह सकते हैं, ठीक है। इटली के अंदर 13 स्टेट्स थे और ये सब क्या थे, सब एकदम अलग 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 थे, डिफरेंट थे। जैसे कि अगर मैं आपको एक इंडिया का अपना एग्जांपल लेकर के बताऊं, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा पहले क्या था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही में था। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही में था। या हम बात करें झारखंड और बिहार, दोनों क्या था, एक ही में था ना। लेकिन क्या किया गया, झारखंड को एक अलग स्टेट बना दिया गया, बिहार को एक अलग स्टेट बना दिया गया। फिर हम बात कर ले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, तो उत्तराखंड को एक अलग स्टेट बना दिया गया, उत्तर प्रदेश को एक अलग स्टेट बना दिया गया, ठीक। ये तो है इसकी बात। अब आप कहोगे सर ये तो अलग करना बता रहे, इसमें एकीकरण कहाँ आ रहा है। तो आप सुने, जैसा कि आपको पता है दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, दो क्या थे बताइए, दोनों हमारे यूनियन टेरिटरी थे, यूनियन टेरिटरीज थे, ठीक है। लेकिन इनको क्या किया, आपस में जोड़ दिया गया, यानी कि दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी स्टेट्स थे, लेकिन उनको आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। यानी कि परिवार में 4 लोग हैं, अगर उनके में एक मत नहीं है तो फिर क्या करना, उनको एक मत करना और उनको जोड़ लेना, ये हमारा क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। सिंपल शब्दों में आपके समझे कुछ स्टेट्स हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल 45 कंट्रीज थे, कितने 45 कंट्रीज यूरोप के अंदर थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्रांस के बारे में, कहाँ के बारे में मैंने बताया, फ्रांस के बारे में बताया था, ठीक। तो फ्रांस का कैपिटल कहाँ पर है, ये भी जानना जरूरी है। तो फ्रांस का कैपिटल जो है दोस्तों आपका, वो है पेरिस में, क्या है, पेरिस में है। और इटली जिसका बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका कैपिटल अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये क्या था, रोम था। अब ये इसका कैपिटल कैसे बना, ये सारी चीजें भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लोग अलग क्यों थे, अलग दो मामलों में थे। किस किस मामलों में थे, पहले तो खुद इन लोग को आड़े आ रहा था क्या, जाति, और दूसरा क्या था, धर्म, माफ कीजिएगा एक मिनट, जाति नहीं, इनको एक तो धर्म और दूसरा क्या था, लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब है भाषा, क्या है, भाषा। ये दो चीज के कारण ये लोग एकीकृत नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो है इतालवी, इतालवी भाषा है वहाँ का, वो भाषा यूज किया जाता था। लेकिन मैंने बोला ना जैसे कितने स्टेट्स थे, 13 स्टेट्स थे, तो सब में क्या था, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो इन सब को एकीकृत करना था, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, आपने बोला कि निखिल सर आप ये बताओ, तो बोल रहे थे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बताए तो कुछ मिला है नहीं, कुछ मिला होगा और कुछ मिलने वाला है, ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या रीजन था, इटली का एकीकरण क्यों शुरू हुआ और शुरू हुआ तो खत्म कैसे हुआ, ठीक। ये सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानने वाले। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्या है आप ये समझिए। और मैंने जो बार बार बोला था आपको ना कि मैं आपको बहुत कुछ सीखने को भी बताऊंगा, तो वो क्या है, ध्यान दीजिए। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी। कब हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। निम्न प्रकार क्या क्या थी, बहुत सारे पॉइंट्स से मैं आपको लिखवा दूंगा। देखिए 19वीं शताब्दी, अब 19वीं शताब्दी काफी बच्चे सोच रहे हैं 19वीं शताब्दी क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जिसे हम सेंचुरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सेंचुरी। अब आप बोलोगे सर सचिन तेंदुलकर वाला तो देखिए सेंचुरी का मतलब ही होता है 100, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। इसको हम क्या बोलते हैं, शतक भी बोल सकते हैं, शताब्दी भी बोल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जो 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1800 से लेकर के 1900 के बीच जितने भी साल आएंगे उन्हें हम 19वीं शताब्दी कहते हैं। जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हो, अगर आप 19 साल के हो, 20 साल में अगर आप पहुंचते हो तो आप क्या बोलते हो, मेरा 20वां जन्मदिन है। कौन सा जन्मदिन है, 20वां जन्मदिन है। जबकि आप 19 क्रॉस किए होते हो ना, क्या क्रॉस किया था, 19 क्रॉस करके 20 में जाते हो, फिर आप क्या बोलते हो, 20वां जन्मदिन है ना। इसका मतलब क्या होगा, 19 और 20 के बीच में जो एक साल थे वो उसके बीच में आपका बर्थडे आएगा, ठीक। तो वही चीज़ है। तो अब आपका सेंचुरी यानी क्या होगा, शतक, यानी कि शताब्दी बोल सकते हैं। तो ये कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको लिखवाया भी है, 1859 यानी 1859 से लेकर के 1870 के बीच में 11 साल चला, ये 19वीं शताब्दी ही थी। दशक बोलता तो दशक आपको बोलता है 70 के दशक में, या आपको गाना सुना होगा ना यार, 80 के दशक का गाना है। दशक को इंग्लिश में क्या होता है, डिकेड बोलते हैं ना। तो दशक का अर्थ क्या हुआ, दशक का अर्थ ये
तो देखिए जो डिकेड होता है वो आपका 2011 से लेकर के 2020 के बीच में, यानी कि 2010 से 2020 के बीच में जो 10 साल का अंतर था, जो 10 साल था, वो हमारा क्या कहलाता है, डिकेड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या सुना होगा, 80 के दशक का गाना, यानी वो कब था, तो 1970 से लेकर के 1980 के बीच में जितने गाने गाए गए हैं वो हमारा 80 का दशक कहलाता है। ठीक, आइए अपने टॉपिक पर, पॉइंट पर चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो निम्न प्रकार थी। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इतालवी भाषा क्या है, इतालवी भाषा, जिस बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, यही मुख्य रीजन था। क्या था मुख्य रीजन था? इतालवी भाषा जो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, संपूर्ण इटली में नहीं बोली, जितने स्टेट्स थे उसमें क्या होती थी, नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे, जैसे कि हमारा जो भारत है उसमें कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या, इतालवी भाषा ही हर जगह नहीं बोली जाती, सबके अलग अलग भाषा क्या थे, प्रचलित थे, इन्हीं को एकीकृत करना था। ठीक, 1830 के दशक में ज्यूसेप मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। अब मैं आपको बता दूं कि जो जोसेफ मैत्सिनी है, ये बहुत ही बढ़िया आदमी थे, और मैं आपको सच्चाई बताऊं, इन्हें ही कहा जाता है जनक, इसका जनक, इटली के एकीकरण का जनक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो आप सिर्फ एक जवाब दीजिएगा कि ज्यूसेप मैत्सिनी को। यही वो थे जिन्होंने क्या किया, क्रांति, मतलब देश का, इटली के एकीकरण के बारे में सोचा और उसे पूरा भी किया। ठीक, अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुआ था, और ये एक क्रांतिकारी थे। ये क्या थे, महान क्रांतिकारी कह सकते हैं, ज्यूसेप मैत्सिनी क्या थे, महान क्रांतिकारी थे। इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, लिखा मैंने सबसे ज्यादा प्रयास का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इसको आप लिख करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि कितनी ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी है। मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे सर बोलते बहुत, तो आप बताओ तो सीखने को क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है, आप देखिए, यंग इटली की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1832 में। कब हुआ था दोस्तों, ये 1832 ईस्वी में हुआ था। और इटली का एकीकरण शुरू कब हुआ था, 1859 में शुरू हुआ था। यानी कि इतने साल पहले ये क्या किए, सोचना शुरू कर दिए, इतने साल पहले सोचना शुरू कर दिए कि हमें कैसे क्या करना होगा कि हमारा देश जो है वो एकीकृत हो जाए। इसीलिए बोलते हैं कि हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है, छोटे स्तर से चल करके ही हम बड़े स्तर तक पहुंचते हैं। और भविष्य में अगर आप प्लान बना करके चलोगे कि आने वाले 1 साल में या फिर आने वाले 2 साल में मैं अपने आप को यहाँ पर देखता हूँ, तो आप यकीन मानिए कि आप उसके हिसाब से चलना सीख जाएंगे और चलने भी लगेंगे। जैसे काफी आपके बड़े बुजुर्ग आपसे कहते होंगे ना, बाकी लोग भी कहते होंगे कि बेटा अपने भविष्य एक एम बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ। ठीक, क्योंकि अगर आपको आपका उद्देश्य पता रहेगा तभी आप चलोगे ना। आपको साइकिल दे दिया गया, हाँ बोल देगा बेटा चलाओ, आप कहाँ तक चला करके जाओगे, कहीं ना कहीं आप थके ही जाओगे और बैठ जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको और कितना आगे जाना है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि बेटा आपको यहाँ से चल करके 10 किलोमीटर दूर तक जाना है, तो आप एकदम आराम से, आराम करते हुए आराम से वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, एक लक्ष्य तैयार कीजिए कि मुझे इतने देर में या फिर इतने दिन में या फिर इतने साल में वहाँ तक पहुँच जाना है। और आप यकीन मानिए, अगर आप लक्ष्य बना करके अपने काम को अपने ईमानदारी के साथ करते रहते हैं, तो यकीन मानिए कि सफलता एक दिन जरूर आपके कदमों को चूमेगी। ठीक, तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, जोसेफ मैत्सिनी ने की थी। इनके बारे में मैंने एक और फैक्ट क्या बताया कि ये जो थे, जोसेफ मैत्सिनी जो थे, इनको इटली के एकीकरण का क्या माना जाता, जनक माना जाता। 3 बंदे थे, 3 लोगों ने मिलकर के इटली को क्या किया था, एकीकृत किया था, जिसमें से एक लोग का नाम आ गया जोसेफ मैत्सिनी। अभी बाकी 2 लोगों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अगला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण दोस्तों, ध्यान दीजिए कि 1831 कब, 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए थे, यानी कि 1831 से लेकर के 1848 के बीच में क्रांतिकारी विद्रोह चलते रहे। ठीक, यानी कि क्या 17 साल तक क्रांतिकारी विद्रोह लगातार चलता रहा, लेकिन जो विद्रोह असफल हुए हैं उनके कारण इतालवी राज्यों में, किस राज्यों में, इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमॉन्ट, बहुत ही अच्छा है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक आ गया है। अभी सार्डिनिया पिडमॉन्ट क्या है, मैंने आपको बताया इसके कितने स्टेट्स थे, अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था ना, तो ये क्या था, एक स्टेट था। क्या था, स्टेट था। आया समझ में।
तो ये सार्डिनिया पिडमोंट के शासक आ गए। इसका मतलब कि सार्डिनिया और पिडमोंट अलग अलग स्टेट्स थे, इसके जो शासक थे वो क्या थे, आ गया। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इटली में फिर से बिखराव पैदा हुआ, जब लगातार विद्रोह चलता रहा, जब सब लोग असफल होने लगे, तो फिर क्या सामने सार्डिनिया पिडमोंट के जो शासक थे, सार्डिनिया पिडमोंट जितने भी सैनिक लोग थे वो लोग सामने और इटली के एकीकृत में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और इटली को एकीकृत करने में बहुत ही ज्यादा साथ दिए हैं, और यही रीजन था कि इटली एकीकृत हो भी गया था। अब आगे ध्यान दीजिए, सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री, अब ये देखिए, जो माफ कीजिएगा ये तो अलग अलग नहीं, एक ही स्टेट है, सॉरी। तो सार्डिनिया पिडमोंट के जो प्रधानमंत्री थे, सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री कौन थे, कावूर थे। कौन थे, कावूर। अब एक चीज आप ध्यान दें दोस्तों कि ये जो है इनका पूरा नाम है काउंट कावूर। क्या नाम है इनका, काउंट कावूर नाम है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मंत्रियों में प्रधान थे। प्रधानमंत्री का अर्थ यही होता है, जैसे कि प्रधान सेनापति होता है, मुख्य सेनापति होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार कहते हैं प्रधान वहां के मंत्री थे। ठीक, इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, इटली में जितने भी सब कुछ हो रहे थे, जितने भी विद्रोह हो रहे थे, उसको एकीकृत करने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपना पूरा सैन्य बल झोंक दिया था, अपना पूरा ताकत झोंक दिया, और उसको उन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया था। यानी कि सबको जोड़ने में सबसे बड़ा हाथ इनका था। अब तक आपने दो लोगों के बारे में पढ़ा, एक जोसेफ मैत्सनी, एक काउंट कावूर। अभी तीसरा बंदा जो है वो आने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट का भी महत्व था। ठीक है, तो ध्यान से, सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री कौन थे, काउंट कावूर थे। इन्होंने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। किसे पराजित किया, ऑस्ट्रिया को। इस युद्ध का नेतृत्व गैरिबाल्डी ने किया। अभी मैंने इस पे ऑस्ट्रिया पे आता हूँ, अभी मैं आपको तो गैरिबाल्डी का बहुत कुछ है जानने को इसमें। तो गैरिबाल्डी जो दोस्तों, इनका नाम सुनिए कि जो गैरिबाल्डी थे ये बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी ने, महान स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है। इन्होंने यूरोप का साथ दिया, या फिर इन्होंने इटली का साथ दिया उसको एकीकृत करने के लिए। इनका भी जन्म हुआ था 1807 में ही। कब जन्म हुआ था, 1807 ईस्वी में इनका भी जन्म हुआ था, और जोसेफ मैत्सनी का भी जन्म 1807 ईस्वी में ही हुआ था। तो आप बोलोगे कि सर आप इनका नाम बार बार क्यों ले रहे हो, गैरिबाल्डी का नाम बार बार इतना क्यों ले रहे हो। दोस्तों वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनका भी जन्म 1807 ईस्वी में ही हुआ था, और इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। यानी कि स्वॉर्ड ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली किसे कहा जाता था, गैरिबाल्डी को ही कहा जाता था। तीन आदमी ने मिल करके, जोसेफ मैत्सनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी ने, इन तीनों लोगों ने मिल करके इटली के एकीकरण में पूरा योगदान दिया और इटली को एकीकृत करा दिया। लास्ट पॉइंट जो है आपका, और इन्होंने किसको पराजित किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। देखिए, इटली के एकीकरण में दो जो देश थे वो बहुत ज्यादा बाधा डाल रहे थे। दो देश कौन से थे, पहला था ऑस्ट्रिया और दूसरा क्या था, स्पेन था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को पहले इन लोगों ने हराया, गैरिबाल्डी ने पूरा नेतृत्व करके ऑस्ट्रिया को हराया। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने स्पेन को भी हरा दिया, और उसी के साथ ही इन लोगों का एकीकरण का कार्य क्या वो पूरा हुआ। और एट लास्ट है कि 1861 ईस्वी में, ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है कि 1861 ईस्वी में विक्टर एमेनुएल द्वितीय, अब ये कौन थे, तो ये सार्डिनिया पिडमोंट जो आपका स्टेट है इसके ये राजा थे। क्या थे, ये राजा थे ना। तो 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया, और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी कि 1870 में जाकर के ये एकीकरण पूरा पूर्ण हुआ, और इसी प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो पाया। दोस्तों मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको काफी कुछ समझाने का कोशिश किया, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको कुछ भी इससे लगा हो कि यहाँ नॉलेज मुझे मिला है, तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर वीडियो पसंद आई तो ही सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो आपके आगामी परीक्षा और आपके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट।